हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आप लोगों को बताते हैं कि जो इंटीग्रेशन है उसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे और क्या एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग करते हैं। हालांकि इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जो बच्चे मैथ वाले होंगे उनको पता है कि करीब क्लास 12th में ही 1000-1200 क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन के। हालांकि मैं आपको सिर्फ उतना बताऊँगा जो हमें फिजिक्स में करना है। अलग से टॉपिक बनेगा इंटीग्रेशन का जब भी मैथ का, तो उसमें डिटेल में होगा इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। और आपको पता है कि इसकी फिजिक्स में एप्लीकेशन अच्छा खासा है। इंटीग्रेशन बेसिकली बेटा दो तरह का, इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है बेटा। जैसे आपने पढ़ा है कि ये तो नोटेशन होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है x² dx, तो इसका मतलब ये है कि इस x² का आपको इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये जिस टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड, ठीक। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, x के रिस्पेक्ट में। और एक चीज़ और आपने देखी होगी, ये इंटीग्रल साइन के ऊपर और नीचे, मान लीजिए ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन को x² dx और यहाँ हम लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया हमने मान लीजिए 3। तो इंटीग्रल साइन के नीचे जो लिखा होता है इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। और इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। जो ऊपर होता है इसको अपर लिमिट, जो नीचे होता है इसको लोअर लिमिट, ठीक। इस इंटीग्रल को हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। इसकी जब लिमिट दे रखी होती है इंटीग्रेशन की तो उसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। और अगर ये लिमिट नहीं लिखी हुई है तब इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। देखिए इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए आपको करना है। देख x², आपको पता है सबसे पहला जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल टू x⁴n + 1 अपान n+1। n क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू किधर है, 2, और ये आपका है। तो देखिए पावर में क्या किया गया, 1 ऐड कर लिया गया और ये जो पावर है वही सेम चीज़ यहाँ लिख देते हैं अपान में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x³ / 3। तो जब भी इंटीग्रल की लिमिट नहीं दी होगी तो उस केस में प्लस यहाँ हम लोग c लिखते हैं, जिसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हालांकि कभी कभी कुछ कंडीशन दे रखी होती है जिसकी हेल्प से हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालते हैं, और अगर नहीं दिया हुआ तो एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं +c। लेकिन अगर ये डेफिनिट इंटीग्रल है, जैसे इसकी लिमिट दे रखी है, तब इस केस में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज़ नहीं करते हैं। इसका सिंपल देखिए कैसे करते हैं। इसका भी इंटीग्रेशन वही आएगा x³ / 3, बट यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे। और उसके बाद ये आपका हो गया 2 to 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, वेरिएबल के प्लेस पर एक बार हम लोग अपर लिमिट रखते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट। तो देखिए x के यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3³ / 3 - 2³ / 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 9 - 8/3। सॉल्व कर लिया आपने, 27 - 3 19/3 इसकी वैल्यू आ गई। तो डेफिनिट इंटीग्रल की ये वैल्यूज आपकी आ गई। तो ध्यान रखना है इंटीग्रेशन दो तरीके का, डेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट। डेफिनिट तब कहेंगे जब उसकी लिमिट दे रखी है, और लिमिट नहीं दे रखी है तो इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल। और इनडेफिनिट इंटीग्रल जब भी करेंगे तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ लिख लेते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो डेफिनिट है, इंटीग्रेशन तो सेम उसी तरीके से होगा, जैसे यहाँ x³ / 3 आया, यहाँ पे भी x³ / 3 आया, बट यहाँ पे लिमिट बाद में पुट कर देंगे। वेरिएबल की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये तो हुआ कि इंटीग्रल कितने तरीका हुआ और कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले बताते हैं। एक और इस पर भी क्वेश्चन आपको करा देते हैं
कि मान लीजिए जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना हो। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, जब इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ निकाला गया, कुछ किताबों में लिखा गया होगा, तो आपको बताते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते कैसे हैं। ये तो डेफिनेट का तरीका हो गया। इसमें अगर लिमिट नहीं दे रखी है, इंडेफिनिट हो गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन में अलग से कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन की हेल्प से ही हम सी को निकालते हैं। एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेते हैं, तब आपको फॉर्मूले और मैं बताता हूँ इसमें। देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स एंड when x equal to 0 y equal to 4, then find constant of integration, ओके। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन में निकालना है, उसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऐसे कंडीशंस दे रखी होगी और इस कंडीशन की हेल्प से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो y इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर, इसको पहले a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लीजिए। तो क्या तो होता है फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो 2 इंटू 2x इंटू दिस, तो क्या आएगा आपका 2 इंटू 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, ये आपका हो गया। तो x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ गया 4 और इस एक्स स्क्वायर को इसमें आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का, यहाँ करेंगे तो x टू द पावर 4, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ आपका है कितना 4 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। बेसिकली आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन देखिए इसका कैसे करेंगे। यहाँ पे ये कांस्टेंट वेरिएबल में मल्टीप्लाई है, तो इसको तो एज इट इज आप लिख लेंगे 4 और एक्स टू पावर 4 का क्या होगा एक्स पे पावर 5 अपॉन 5, 1 का क्या हो जाएगा आपका x, यहाँ आएगा माइनस 4 और इसका आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें चलिए कुछ कैंसिल नहीं होगा, y इक्वल टू ये आपका आ गया। बट आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दिए। देखिए x यहाँ 0 पुट करेंगे, पहला टर्म 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ राइट में क्या बचा c, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। इसका मतलब c की वैल्यू जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वह 4 आ गया, और यही 4 यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट में पुट कर देंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो y इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ देखिए 4 अपॉन 5, देखो बेटा ये 4 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5, यहाँ हो गया प्लस x, और ये हो गया माइनस 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब, और c की वैल्यू कितनी हो गई 4, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना होगा तो क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और वो यहाँ पुट कर लेंगे, यही फाइनल आपका रिजल्ट हो जाएगा। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी और फिजिक्स में, अदरवाइज लिमिट तो हमें दिया होगा तो वहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ही नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग फिजिक्स में करेंगे भी। और देखते हैं इसमें कुछ फॉर्मूले आपको बता दें जिसकी ज़रूरत है इंटीग्रेशन में, फिर आपको बताते हैं इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता क्या है। हालांकि आपको इंटीग्रल करना आना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए पहला मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि दोनों में सिमिलरिटीज़ कैसे हैं। जैसे पहला आपका फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन के, पहले लिख लेता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसका क्या था फॉर्मूला n एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरा था डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंटल 0, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पे a पे पावर x
इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस डी अपॉन डी एक्स। आपको जो ज़रूरत पड़ेगी फिलहाल इंटीग्रेशन फिजिक्स में वही मैं लिखाऊंगा। ई एक्स, इसका भी फॉर्मूला क्या था, ई एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएशन हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े थे, कोसेंट रूल पढ़ा था, बट प्रोडक्ट रूल इंटीग्रल में आपको फिलहाल फिजिक्स में ज़रूरत नीट में कभी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लिख रहा हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, आपको ये पता होना चाहिए साइन एक्स। साइन एक्स का एक फॉर्मूला और लिख लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, ये बताया गया था। तो कांस्टेंट तो एच डी बाहर हो जाएगा एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाता था, वेरिएबल। तो उसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए, इसी के सिमिलर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सी फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म का क्या था, डिफरेंशिएशन जीरो, बट यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है c इंटू डी एक्स तो इसका होता है आपका सी एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं k से लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी भी ज़रूरत आपको खैर नहीं पड़ेगी बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस सी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर कांस्टेंट का वेरिएबल में मल्टीप्लाई है तो ध्यान क्या रखना बेटा, कांस्टेंट को बाहर कर लेना, सिंपल सी और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो ये आपका पहला फार्मूला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी और इसकी, ये दो पहले मतलब इधर वाले में सिमिलर टाइप का, ये और ये। और देखते हैं कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो आपको पता होना चाहिए, उसको भी आप नोट करिए। अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था, माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता था डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या था बेटा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये डिफरेंशिएशन के 6 फॉर्मूले थे। ठीक है, और मैंने आपको उस समय बताया था साइन कास की आपको ज़रूरत सबसे ज़्यादा फिजिक्स में पड़ेगी। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को पलट लीजिए आप चाहें तो, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इन्वर्स ऑपरेटर होते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करने में जो रिजल्ट है इंटीग्रेट करेंगे तो रिवर्स आपको वही मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन एक्स है आपका, अगर इसका हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो ये देखिए माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का चाहिए तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स, साइन एक्स। इंटीग्रेशन अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, उल्टा इसी का, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स। वैसे आपको ज़रूरत इन दोनों की फिजिक्स में 95% आपको ज़रूरत उसी की पड़ेगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन आप देखिए, यहाँ से इधर इंटीग्रल साइन लगाएंगे और माइनस साइन इधर कर दिए तो फॉर्मूला नहीं आपका क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स
डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। लास्ट कोसेक एक्स माइनस लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे, कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ओके, तो ये 6 फॉर्मूले हैं, बट ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा इन दोनों की पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूले और भी हैं, इंटीग्रेशन में बहुत सारे हैं, बट आपको ज़रूरत जो फिजिक्स में वही मैं सिर्फ बता रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना आपको बेटा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स ऑपरेटर। अब एक क्वेश्चन मैं इस पर भी करके आपको समझाता हूँ, देखिए। देखो यहाँ ध्यान से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5x का क्या हो जाएगा 5, 6 का तो 0 हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा, 2x प्लस 5 dx। तो देखिए पहले टर्म की अगर मैं बात करूं तो इस वेरिएबल में 2 का क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 तो बाहर आपका हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा x dx प्लस नेक्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। तो देखिए यहाँ 2 और x का क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसमें पावर 1 अंडरस्टूड है, तो आपको सिखाया था पावर में क्या होता है 1 ऐड करते हैं और अपॉन 2 ये हो गया, प्लस अभी आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स इक्वल टू क्या बताया था, सी एक्स मतलब कांस्टेंट इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x, 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए आपको क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कांस्टेंट देखिए नहीं आया, इसीलिए यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं कि c की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, बशर्ते अगर आपको कंडीशन दे रखी हो तो c की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसकी c की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। हो सकता है कंडीशन दे रखे हो तो इस c की वैल्यू 6 आ जाए, और इसीलिए इसको c को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर इनवर्स ऑपरेटर। ठीक है, और देखिए अब फिजिक्स में ले आते हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं, तब आपको कुछ क्वेश्चंस भी इस पे कराते हैं। एक्चुअल में जो हम ये लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और आपको पता है कि फिजिक्स में हम लोगों को लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो ए टू बी मान लीजिए लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, ये पहले आप समझिए। दिस इक्वल टू होता है एक्चुअल में लिमिट h टेंस टू 0 h विद इन ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 लास्ट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये ध्यान रखिएगा n माइनस 1 पे ब्रैकेट है, सबसे छोटा ब्रैकेट इसको बाहर ब्रैकेट कहते हैं, n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, वेर एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। इस इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है, अभी आपको समझ में आएगा ये है क्या चीज़। ठीक है, तो मीनिंग समझा देता हूँ, बहुत डीप में नहीं आऊँगा, बट ये आपको समझा दूँ क्या है। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है फिजिक्स का, ये आपका वाई एक्सिस पे फोर्स दे रखा है और इस एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। सपोज कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट को एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, मान लीजिए सपोज कर लो ये आपका 10 न्यूटन है। कितना आपका 10 न्यूटन, और आपने किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया इसको, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हो गया यहाँ पे x इक्वल टू 5 है और ये x इक्वल टू क्या है आपका 0 है। और मैं आपसे पूछ दूँ कि बताइए इसका वर्क डन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे। W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना लगा, कांस्टेंट फोर्स कितना लगा बेटा 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है
0 से 5, तो 10 इंटू 5, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ये आपका मीटर में है, तो ये कितना हो गया वर्क डन 50 जूल। ठीक, इसका मतलब आपने कैलकुलेट क्या किया बेसिकली ये 50 जूल। 50 जूल का मतलब ये जो रेक्टेंगल बनी है, इस रेक्टेंगल का एरिया ही तो आपने निकाला है 10 इंटू 5, ठीक है, ये आपका 50 जूल आ गया। इसको चाहे तो मैं इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई भी लाइन ये जो 10 न्यूटन फोर्स दे रखा है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू जो भी ये डिस्टेंस दे रखा हो, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा f इक्वल टू 10। ठीक, अब आप जरा इसको निकालिए इंटीग्रेशन से इस एरिया को, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ठीक है। तो ये आपका एरिया जो आएगा, f की वैल्यूज कितनी है 10, और लिमिट देखिए कितनी है 0 to 5, ठीक। तो ये आपका हो गया 10 dx और लिमिट आपकी हो गई 0 to 5। जरा 10 का इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, 10x, लिमिट कितनी हो गई 0 to 5। तो यहाँ अपर लिमिट पुट करिए तो कितना हो गया आपका 50 और माइनस लोअर लिमिट कितना 0, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 50। देखिए यहाँ से आपने, चूँकि आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद होता तो कहते एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया और आपको वर्क मिल गया, लेकिन इसको आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। अगर फोर्स ये कांस्टेंट है तब तो आपने ये निकाल लिया सीधे मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, कुछ ऐसे फिगर्स जो नॉन फिगर होते हैं उनकी एरिया का फॉर्मूला आपको रटा हुआ रहता है और आप आसानी से निकाल लेते हैं। और ये उसी चीज़ को मैंने इंटीग्रेशन से बताया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं यहाँ कांस्टेंट फोर्स लिया था, मान लीजिए मैं वेरिएबल फोर्स ले लेता हूँ, सपोज कर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। कुल मिला करके वर्क निकालने के लिए हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया इंटीग्रेशन से भी आप निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को, ये फोर्स हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया F और इधर x, मान लीजिए मैं ऐसे वेरिएबल फोर्स हमने ले लिया। अब वेरिएबल फोर्स में ये थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, ये है x, सपोज के लिए यहाँ x इक्वल टू है a और ये है x इक्वल टू b, ठीक। अब बताइए क्या ये जो फोर्स है, देखिए इस पॉइंट पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, घट रहा है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है, वेरिएबल फोर्स है। अब तो आप इसका एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि वर्क डन बताइए तो नहीं निकाल सकते आप आसानी से। तो उसका तरीका क्या है, इंटीग्रेशन, जो भी मैंने इंटीग्रेशन यूज़ किया था, तरीका ये है बेटा, मान लीजिए इसको मैं, जैसे आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, इसको मैं बहुत सारे स्लाइसेज में डिवाइड कर दूँ पूरे एरिया को। सपोज कर लीजिए ये पहला स्लाइस, अगर सारे स्लाइसेस की जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो क्या है, सेम है। अगर आपको कहीं कम अधिक लगे तो ध्यान रखिए कि सब बराबर है। मान लीजिए इसको मैं बहुत सारी स्लाइसेज में डिवाइड कर दूं पूरे एरिया को, ये, ठीक। और इन सारी एरियाज को पहले इसका, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अब तो ये रेक्टेंगल बन गया ना, ये देखिए, ये इसकी हाइट हो गई और इसकी क्या हो गई, और चौड़ाई में इसकी कितना ले रहा हूँ इस स्लाइस का, h, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी को मैं चीज़ समझा रहा हूँ आपको क्या है। हर स्लाइस की जो चौड़ाई है ये कितनी है, h है, स्मॉल h। अब तो इसकी एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह इस रेक्टेंगल को देखिए, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें, इस सारे रेक्टेंगल में, छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया। देखिए यहाँ, और अगर मैं सारे रेक्टेंगल की एरिया निकाल करके क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ, तो यही पूरे फिगर की एरिया हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, इस केस में अगर इसको आपको हाइट निकालनी है ये, तो x इक्वल टू ए, एक्स डिस्टेंस तो ये पता है, बट ये कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या होता है आपको। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x की वैल्यूज अगर 2 जहाँ पर है उसके करस्पॉन्डिंग y निकालना है, तो x इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 2 पुट कर लिया आपने, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन है, या इसको फंक्शन भी कहते हैं बेटा, ऐसे f(x) मान लो, तो अगर x की वैल्यूज पुट किया तो f(x) की वैल्यूज कितनी आ गई यहाँ से। अब इस केस में देखिए f(x) कितना लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर x की वैल्यूज पता है तो उसी फंक्शन में x पे 2 पुट कर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y या f(x) आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू ये तो पता है ना इस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, fa, मतलब इसकी जो हाइट आई वो क्या हो गया, पहले वाले की
एफ ए आ गया। देखिए फर्स्ट वाले का एफ ए हाइट, तो पहले रेक्टेंगल की हाइट पता हो गई और इसकी ब्रेथ कितनी है एच, तो इसकी एरिया कितनी हो गई एच इंटू एफ ए। ठीक, सेकेंड वाले की देखिए प्लस इसका, अब यहाँ पे ये तो एक्स था प्लस एच और बढ़ गया तो कितना हो गया ए प्लस एच, तो इसमें जब एक्स ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एच तो सब में रहेगा क्योंकि ये तो कॉमन है, एफ ए प्लस एच। अगला वाला क्या हो जाएगा, देखिए एच ये था तो कितना हो जाएगा ए प्लस टू एच, तो प्लस एच विद इन ब्रैकेट ए प्लस टू एच। और लास्ट वाले की कितनी हो जाएगी, लास्ट वाले की प्लस डैश डैश एफ ए प्लस एन माइनस वन, बल्कि कर्ली ब्रैकेट कर ले रहा हूँ, एन माइनस वन इंटू एच, ये लास्ट वाले का हो गया। कैसे, देखिए इसके इस पूरे एरिया को हमने एन स्लाइसेज में डिवाइड कर लिया है। मान लीजिए थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ये है था, इसको मुझे 3 हिस्से में डिवाइड करना था, 3 स्लाइस बनानी थी, तो इस बीच में कितनी लाइनें मैं ड्रा करूँगा 2, उससे एक कम, 3 स्लाइस बन गई, 2 लाइन मैंने ड्रॉ किया। अगर मुझे यहाँ एन स्लाइसेस डिवाइड करनी है तो इसका मतलब कितनी ये लाइनें ड्रॉ करनी होंगी एन माइनस वन, तो देखिए लास्ट वाला एन माइनस वन इंटू एच आया। ठीक है, इस सभी को मैं ऐड कर लूँ तो क्या इस पूरे फिगर की एरिया हो जाएगी। हाँ, अगर मैं नंबर ऑफ स्लाइसेस को और बढ़ा दूँ, अब आप सोच रहे हैं कि ये लेफ्ट एरिया तो छूट रही है हमारी इतनी इतनी सब, लेकिन अगर मैं स्लाइसेस को और नज़दीक कर दूँ बेटा और पतला कर दूँ, एच टेंस टू जीरो, देखिए लिखा हुआ टेंस टू जीरो का मतलब समझते हैं, एच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए इसको मैथ में इसको पढ़ते हैं जो एरो लगा हुआ है एच टेंस टू ज़ीरो। तो अगर मैं इस स्लाइसिस को बढ़ा दूं तो क्या होगा, लेफ्ट एरिया क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी और वही क्या हो जाएगी एग्जैक्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ऐसे देखिए सब में कॉमन हो जाएगा, और यहाँ आपका आ गया एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डैश डैश, लास्ट ये आपका आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शन था, ये जो आपने लिमिट लिखा था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है इतना बड़ा सा, बट ये हम लोग लिखते नहीं है, सिर्फ इतने से काम चलाते हैं। इस पूरे की वैल्यूज़ ये है और इसका ये मतलब होता, तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका इंटीग्रेशन है दैट रिप्रेजेंट्स एरिया, और देखिए एक एक रेक्टेंगल का ये ऐड कर लिया गया, इसका मतलब ये टोटल है ये एरिया। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है और इसका मतलब ये है, इसके जगह हम 60 में इसको ऐसे नोट करते हैं, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल फोर्स है, तभी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका मतलब आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, आपने ये एरिया निकाल लिया, तो कितना टेढ़ा मेढ़ा फिगर होगा, आप इंटीग्रेशन से आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये इसका मतलब हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन पे हम लोग करते हैं। ये आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि किस तरह से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरिया निकालना इंटीग्रेशन से कितना आसान हो गया, और किसी भी फिगर का, चाहे वो नोन फिगर हो चाहे अननोन फिगर हो। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे इंटीग्रेशन पे, ताकि आपको थोड़े क्वेश्चन की आदत बन जाए, और बहुत टफ नहीं कराऊंगा, आसान क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, पहला ही क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो फॉर्मूला है, इसका क्या बताया गया था, n+1 अपान n+1। ये तब वैलिड होता है व्हेन इसके साथ कंडीशन होती है n इज़ नॉट इक्वल टू -1, तभी ये लगेगा फॉर्मूला। अगर n इक्वल टू -1 है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, जैसे इस क्वेश्चन में है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/x dx हुआ, और आपको बताया जा चुका है डिफरेंशिएशन में 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का, तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x बेस e, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन log x बेस e होगा। और देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए ये दे रखा है
इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x। इसका क्या तरीका है बेटा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट a पावर x का, तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर x अपॉन log 2 बेस c। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस 4 ई पे पावर x प्लस 7 पावर x dx। ये है क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म है, तो सातों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना आपको। तो यहाँ 6 देखिए, ये वेरिएबल में मल्टीप्लाई किया गया है, तो 6 तो एज ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में बताया गया था ये जो पावर है उस पावर में बेटा 1 ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3। ये जो पावर आता है वही डिनोमिनेटर में इसके लिख लेते हैं। माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, -2 तो रहेगा, और इसका ये एक्चुअली मतलब है, देखिए -2x टू द पावर -4, पहले फॉर्मूले के फॉर्म में ले आएंगे आप, तो -2 तो रहेगा, और इसमें जब पावर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x टू पावर -3 अपॉन -3। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर -3 अपॉन -3। यहाँ देखिए -7 x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसमें पावर क्या है 1 अंडरस्टूड है, तो 1 + 1 2 अपॉन 2। यहाँ देखिए 3, और ये इसका मतलब क्या हुआ 3 × 1/x, इसका मतलब ये है 3 × 1 अपॉन x, 3 अपॉन x का मतलब, तो 3 तो कांस्टेंट है, एज इट ही रहेगा। 1 अपॉन x का मतलब अभी आपको बताया कितना आ जाएगा log x। चलिए log x बेस ई, और 5 ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -5x प्लस, यहाँ देखिए आपका क्या बेटा 4, और ई पे पावर x का क्या आ जाएगा, ई पे पावर x ही होगा, प्लस 7 पावर x का मतलब ए पे पावर x का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 टू द पावर x अपॉन log 7 बेस ई, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ये तो इंटीग्रेशन का काम हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, जैसे ये 6 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x3, बट ये सिंप्लीफिकेशन मुझे पता है आपको आता है। चलिए और क्वेश्चन इस पे करते हैं थोड़े ट्रिग्नोमेट्री। ये तो जो फॉर्मूला बेटा आपको फिजिक्स में यूज़ करना है वो हमने एक ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले यूज़ कर दिए लगभग। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ कर लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 9 sin x माइनस 7 cos x माइनस 6 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 2 अपॉन sin स्क्वायर x और प्लस cot स्क्वायर x dx। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक काम करिए, जो क्वेश्चन है उसको अगर आपको लगता है कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा, तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या होगा इसका बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, 9 sin x माइनस 7 cos x, इसको मैं लिख सकता हूँ -6 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x, तो इसको लिख लीजिए आप sec स्क्वायर x प्लस 2, ये हो सकता है आपका cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। क्या cot स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन। देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है, फॉर्मूला होता है क्या, बोलिए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला पता है, इसका भी फॉर्मूला पता है आपका, और इसका पता है। लेकिन इस cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, देखिए ये cot स्क्वायर x है, तो क्या cot स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है आपको, cot स्क्वायर x dx। ठीक है, नहीं पता है। कोसेक स्क्वायर x का आपको पता है, तो cot स्क्वायर x को आप चेंज कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर x को, देखिए
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ काट स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2 कोसेक स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 कोसेक स्क्वायर। तो एक ही में लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं क्या लिख दूँ डायरेक्ट 3 कोसेक स्क्वायर, और ये आपका हट जाएगा -1 आ गया, ठीक। अब ऐसा इसलिए किया ताकि आप फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर पाएँ। तो ये आपका हो गया, देखिए 9 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कास एक्स -7 कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स -6 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स। याद करिए tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स का। इस वैसे कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और 1 का आपको पता है -x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, -9 कॉस एक्स -7 साइन एक्स -6 tan एक्स -3 कॉट एक्स और -x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत कर सकते हैं, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, और लिमिट आपको दे रखी है 3 to 5। इसका इंटीग्रेशन करना आपको। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x³ प्लस 2 x का क्या हो जाएगा x² 2 और प्लस 5 का हो जाएगा 5x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई 3 to 5। तो यहाँ आपका देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया x³ प्लस x² प्लस 5x एंड द लिमिट इज 3 to 5, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना, आपको एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो 5³ कितना हो जाएगा 125/3, फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 × 5 25, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस क्या सिखाया था बेटा, इस वेरिएबल के प्लेस पर क्या रखेंगे लोअर लिमिट। तो 3 का क्यूब करेंगे 27/3, ये हो गया 9, और प्लस यहाँ क्या हो गया 9, और यहाँ कितना हो गया 15। कि ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पर ट्रिग्नोमेट्री वाले पे। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है, और लिमिट आपको दे रखी है मान लो π/3 से π/6, ठीक है, या π/6 से π/3 कर देते हैं, माइनस साइन आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों बताओ, cos x माइनस cos x, और लिमिट कितनी हो गई π/6, और ये क्या हो गया π/3। कोई दिक्कत। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर माइनस साइन आ जाए यहाँ रिजल्ट में, तो अभी सिखाया था आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर यहाँ माइनस साइन आता है तो आपको अपर माइनस लोअर के उल्टा कर दीजिए, लोअर माइनस अपर, मतलब ये हो जाएगा आपका cos π/6 माइनस cos π/3। cos π/6 का मतलब कितना हो गया, cos कितनी डिग्री हो गई है बोलिए 30 डिग्री, माइनस cos ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। cos 30 की वैल्यूज़ कितनी होती है √3/2, और cos 60 की वैल्यूज़ 1/2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा √3 - 1/2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से आप लिमिट को पुट करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, थोड़े से
अच्छे जो हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए इंटीग्रेट 2x + 5 होल क्यूब, या और पावर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसमें 5 कर दे रहा हूँ dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो अब यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये डायरेक्ट नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा मोनोमियल टर्म है। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, यहाँ पे कितने 2, ये बाइनोमियल टर्म है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। अब आप इसको इस तरह से करना है आपको, जैसे डिफरेंशिएशन सिखाया था। इस पूरे को ब्रैकेट को मान लीजिए t, तो ये क्या हो गया बेटा t पे पावर 5, तो t पावर 5 का इंटीग्रेशन आपको पता है t पावर 6/6, इसका मतलब ये हो गया 2x + 5 पावर 6/6। और जिसको t सपोज करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड। तो इसका डिफरेंशिएशन जरा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन 2x + 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5 का तो 0 हो जाएगा और 2x का क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो इंटू ये हो गया आपका 1/2, इसका मतलब ये हो गया 2x + 5 पावर 6/12। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। और देखिए इस पर, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। अब देखो यहाँ, अगर sin x होता था तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख लेता, cos -cos 3x, बट ये sin 3x है, तो 3x को अपने दिमाग में रख लो बेटा कि ये t है, तो sin t का क्या होता है -cos t, मतलब 3x। और क्या बताया आपको, जिसको आपने t सपोज किया, किसको सपोज किया था 3x को, तो इसका आप क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन, कितना आएगा 3, उससे डिवाइड कर दीजिए /3, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर है, तो जिसको t सपोज करिए उसका डिफरेंशिएशन करिए और उस डिफरेंशिएशन से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं 2 क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 7 - 3x पावर 4। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 5 √dx। चलिए 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे और इसमें सॉल्व करेंगे। अभी आपको सिखाया, देखिए यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को t सपोज कर लीजिए, तो ये हो गया t पे पावर 4, तो t पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा t पे पावर 5/5। यहाँ देखिए लिख रहा हूँ शार्ट में t पावर 5/5, t किसको माना था हमने 7 - 3x को, तो इसका मतलब हो गया 7 - 3x टू द पावर 5/5। और क्या सिखाया था, जिसको t सपोज करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करिए, 7 का 0, इसका क्या हो जाएगा -3, तो -3 से डिवाइड कर दिए, -3 से डिवाइड करने का मतलब -1/3, तो ये आपका आ गया -1/15 7 - 3x होल टू द पावर 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ 3x - 5 होल पे पावर 1/2 dx। इस पूरे ब्रैकेट को t सपोज करिए, t पावर 1/2 हुआ, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ t पावर 1/2 ये हुआ। इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, t पे पावर, इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे तो t पावर कितना आ जाएगा 3/2/3/2, तो 3/2 करें तो पलट आ गए, इसका मतलब 2/3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको देखिए 2/3, t का मतलब 3x - 5 होल पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन अब करिए, 5 का 0, 3x का 3, तो 3 से डिवाइड करना मतलब 1/3 प्लस c, तो देखिए आपका ये फाइनली हो जाएगा 2/9 3x - 5 पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ध्यान देना आपको कि कैसे आपको इंटीग्रल को करना है। चलिए और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे ये लिखा हुआ क्वेश्चन cos 5 + 6x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक स्क्वायर 2x + 5 dx। ठीक है, यहाँ देखिए इसको t मान लीजिए आप, तो क्या बन गया बेटा, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो cos t हो गया। cos t का क्या होता है, sin t, तो लिख लेते हैं sin t का मतलब 5 + 6x, और इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कितना आएगा 6, उसी से डिवाइड कर दीजिए अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया, कुछ टफ नहीं। यहाँ देखिए, अच्छा अगर कोसेक स्क्वायर x होता सिर्फ, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता बेटा, -cot x, बट इसको t ही समझिए आप, सॉरी, तो ये आपका हो गया -cot t, t का मतलब 2x + 5, और इसके डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5 का 0, इसका आ जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए और प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है बेटा, तो एक बेसिक मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया जो फिजिक्स में यूज़ होगा, हालांकि कुछ और आएंगे, बट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी इंटीग्रेशन और आपको आएगी, और इतना इंटीग्रेशन फिलहाल तो आपको बेसिक्स तैयार होना चाहिए। थैंक यू।